हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई अरविंद मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। अरविंद की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अरविंद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। अरविंद कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूं, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बौझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर अरविंद खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और अरविंद कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अरविंद कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा ज़हन बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो।
लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अरविंद भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूं। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूं। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूं। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो अरविंद तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अन्नू दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूं। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करे, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अरविंद मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। तब अपने भाई पर गौर किया। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह बैठक से निकला, उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था।
मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, अब प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल लूंगा, लेकिन फिर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब अरविंद अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर अरविंद को समझाने लगी कि ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अरविंद कहने लगा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अरविंद का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूरकर देख रहे थे। वे सभी अरविंद की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं अरविंद पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहां से आता है? ठीक है, वो नहीं आएंगे दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था ये, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अरविंद की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो अरविंद मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अरविंद के हाथों मसाज करवाने से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था या मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अरविंद की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और अरविंद के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी अरविंद मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी।
मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं पेट से हूं। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अरविंद मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूं। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूं। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अरविंद मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। उस दिन हमारे माँ बाप घर पर नहीं थे। अरविंद फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि न सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद मेरे कमरे में अपने उबाश दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अरविंद को पैसे देते और चले जाते। ये जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अरविंद का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो? क्या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर मां फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अरविंद को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अरविंद ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मैं इस हादसे को मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि कब किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में ही रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे उन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में आपको किसकी गलती लगती है? मेरे माँ बाप की जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ बिल्कुल अकेली इस घर में रहती थी और उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करती थी और उसे अपना सगा भाई समझती थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ये भी बताए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।